नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपसे बात की थी वलन यानी कि फोल्ड के बारे में, जिसमें हमने उसकी परिभाषा, उसकी संरचना और उसके प्रकारों को देखा। साथ ही साथ हमने वलन के महत्व के बारे में भी चर्चा की थी आपसे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम दोस्तों आपसे बात करते हैं एक अगले टॉपिक की, जिसका नाम है फॉल्ट यानी कि भ्रंश। ठीक है, तो चलिए इसमें भी देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से उत्पन्न तनाव मूलक बल। तनाव मूलक मतलब जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपकी ये कोई चट्टान है तो इस पर दबाव जब दोनों तरफ से पड़ता है, यानी जब संपीड़न होता है तो वो कुछ इस लहरनुमा आकृति में बदल जाती है। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या है, उसमें तो संपीड़न बल काम कर रहा था, लेकिन जब इसी चट्टान में जब बल दोनों तरफ से विपरीत दिशा में पड़ता है, यानी इनका जब खिंचाव उत्पन्न होता है, तो उसी को हम कहते हैं तनाव मूलक बल। ठीक है, तो जब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से उत्पन्न तनाव मूलक संचलन यानी कि बल की तीव्रता से जब भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है, तो इसे उत्पन्न संरचना को भ्रंश कहते हैं। ठीक है, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई चट्टान है, इस पर दोनों तरफ से बल पड़ा, यानी दोनों विपरीत दिशा में, तो एक तल के सहारे, मान लीजिए तल है, इस तल के सहारे इन दोनों भागों का स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है, या तो क्षैतिज हो सकता है या ये लंबवत भी हो सकता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, भ्रंश कहेंगे। ठीक है, अब जिस तल के सहारे भूपटल की चट्टानों में खंडों का स्थानांतरण होता है उसे विभंग तल या भ्रंश तल के नाम से जाना जाता है। भ्रंश तल किसी भी दिशा में एवं किसी भी कोण पर हो सकता है। भ्रंश असल में भूपटल के निर्बल क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि भूपटल किसको प्रदर्शित करता है, तो भ्रंश किसको प्रदर्शित करता है, तो वो भूपटल के निर्बल यानी कि कमज़ोर क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है, जिसके सहारे लंबे समय तक संचलन होता रहता है। ठीक है, इस चित्र के माध्यम से भी दोस्तों आपको दिखाने की कोशिश की गई है कि जो बल है वो दोनों विपरीत दिशा में काम कर रहा है। ठीक है, आमने सामने भी काम कर सकता है और विपरीत दिशा में भी काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन बस आपको याद ये रखना है कि एक तल के सहारे इन चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है, जबकि वलन में स्थानांतरण नहीं होता है। जैसे कि इस चित्र में एक भाग नीचे धंस गया है और एक भाग ऊपर उठ गया है। ठीक है, इसमें भी सेम कंडीशन है, एक भाग नीचे झुका हुआ है, दूसरा इसके ऊपर चढ़ गया है। तीसरे में देख सकते हैं आप कि ये अगल बगल खिसक गए हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, भ्रंश होता है। अब जैसे हमने वलन की संरचना की बात की थी, वैसे ही हम भ्रंश की संरचना की भी बात कर लेते हैं, यानी स्ट्रक्चर ऑफ फॉल्ट। इसमें एक भ्रंश तल होता है यानी फॉल्ट प्लेन। भ्रंश तल वह सतह है जिसके सहारे संचलन होने से चट्टानों का स्थानांतरण होता है। जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है आपकी, तो ये आपका एक मान लीजिए तल है, इस तल के सहारे या तो चट्टानें नीचे खिसक जाएंगी या ऊपर उठ जाएंगी या क्षैतिज रूप में एक दूसरे से दूर हट जाएंगी, तो वो भी आपका क्या होता है, ये आपका भ्रंश तल ही होता है। ठीक है, ये आपका लंबवत भी हो सकता है यानी कि इस तरह हो सकता है, ये क्षैतिज भी हो सकता है यानी इस तरह का, ये झुका हुआ यानी इस तरह भी हो सकता है, वक्राकार इस तरह भी हो सकता है, अथवा ये किसी भी तरीके का हो सकता है। ठीक है, अब भ्रंश नति क्या होती है, या नति मतलब नमन। नमन को हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एक क्षैतिज तल के सहारे चट्टानों का झुकाव। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, नति कहते हैं। तो भ्रंश नति क्या होती है, भ्रंश और क्षैतिज तल के बीच के कोण को भ्रंश तल की नति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नति या नमन का मतलब आपको कोण ही याद करके रखना है। इसके बाद है उत्क्षेपित खंड यानी कि अपथ्रोन साइड क्या होती है, इसे ऊर्ध्वपाद पार्श्व यानी कि उठा हुआ किनारा भी कहते हैं।
भ्रंश तल के दूसरी तरफ के खंड की उपेक्षा ऊंचे भाग को उत्क्षिप्त खंड के नाम से जाना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ऊंचा उठा हुआ भाग है उत्क्षेपित खंड, तो अधक्षेपित का मतलब नीचे धंसा हुआ भाग होगा। इसे अवपात पार्श्व के नाम से भी जाना जाता है। ऊपर उठे खंड की बजाय निचले खंड को अधक्षेपित खंड कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई चट्टान है आपकी, इसका झुकाव या भ्रंश इस तरह निर्मित हुआ, तो इसमें आपका अधक्षेपित खंड कौन सा है? ये वाला है। और ये ऊपर उठे है उद्धक्षेपित है, वो ये वाला खंड है आपका। तो आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है आपकी शीर्ष भित्ति यानी कि हैंगिंग वैली वाल। भ्रंश की ऊपरी दीवार को शीर्ष भित्ति अथवा ऊपरी भित्ति कहते हैं। ठीक है, दीवार को, जैसे आपकी एक चट्टान ये है, दूसरी चट्टान आपकी ये इनका भ्रंश हुआ है, तो ये जो दीवार है, ऊपरी चट्टान की जो दीवार है, ये आपकी कहलाती है शीर्ष भित्ति या ऊपरी भित्ति। अब पाद भित्ति यानी कि फुटवॉल क्या होती है? तो भ्रंश की निचली दीवार को पाद भित्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद है भ्रंश कगार यानी कि फॉल्ट स्कार। भ्रंश के कारण स्थलीय सतह पर निर्मित खड़े ढाल वाले किनारे को भ्रंश कगार कहते हैं। यानी कि जो आपका कगार है वो एक तरीके का खड़ा ढाल होता है। ठीक है, यानी ये कुछ इस तरह होता है। ये आपका ढाल कैसा है? लगभग खड़ा हुआ है, तो यही आपका क्या है? स्कार्प है। अधिक खड़े ढाल के कारण कगार कभी कभी क्लिफ के जैसा हो जाता है। क्लिफ आपकी कैसी होती है? क्लिफ आपकी कुछ इस प्रकार की संरचना की होती है। ठीक है, इस प्रकार की संरचना की होती है आपकी क्लिफ। तो कभी कभी भ्रंश कगार भी कुछ इसी प्रकार के हो जाते हैं। कगार का निर्माण कभी कभी अपर्दन के द्वारा भी होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि भ्रंश के प्रकार कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ फॉल्ट। तो भ्रंशन की दिशा और पार्श्वों की स्थिति के आधार पर, किसके आधार पर? भ्रंशन की दिशा और पार्श्वों की स्थिति के आधार पर भ्रंश को निम्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला आपका है सामान्य भ्रंश यानी कि नॉर्मल फॉल्ट। इसके बाद है व्युत्क्रम भ्रंश यानी कि रिवर्स फॉल्ट। सोपान भ्रंश यानी स्टेप फॉल्ट। छेद भ्रंश यानी कि थ्रस्ट फॉल्ट। और तिर्यक यानी कि सर्पण भ्रंश यानी कि ओब्लिक्यू या स्लिप फॉल्ट। और विदारण या ट्रांस करेंट भ्रंश यानी टीयर या ट्रांस करेंट फॉल्ट। ठीक है, इसे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। अब हम इसे एक एक करके विस्तृत रूप में देख लेते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। पहला आपका है सामान्य भ्रंश। चट्टान में दरार पड़ने के बाद जब तनाव के कारण, तनाव का मतलब आप समझ गए कि उसमें खिंचाव पैदा होता है। ठीक है, तनाव के कारण दोनों खंड एक दूसरे से विपरीत दिशा में अर्थात दूर खिसक जाते हैं। ठीक है, तो इसे सामान्य भ्रंश कहा जाता है। इस भ्रंशन में सतह की लंबाई मूल लंबाई से बढ़ जाती है। ठीक है, इस चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे कि ये पहले नॉर्मल चट्टान थी, इनमें खिंचाव पैदा हुआ यानी कि तनाव पैदा हुआ, जिससे एक तल के सहारे, तल कौन सा है आपका? ये, इस तल के सहारे चट्टानें क्षैतिज रूप में एक दूसरे से दूर हट गईं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, और इनकी सतह के बीच की लंबाई भी बढ़ गई। ठीक है, इसके बाद है व्युत्क्रम भ्रंश यानी कि रिवर्स फॉल्ट। चट्टानों में दरार पड़ने पर जब संपीड़न की क्रिया द्वारा, यानी कि संपीड़न से भी आपका फॉल्ट होता है, भ्रंश बनता है। ये भी आपको याद रखना है, संपीड़न से केवल वलन नहीं होता, भ्रंश भी पड़ते हैं। संपीड़न की क्रिया द्वारा एक खंड दूसरे पर चढ़ जाता है, तो इस भ्रंशन को व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। इस भ्रंशन में सतह की लंबाई मूल लंबाई से कम हो जाती है। सामान्य भ्रंश में क्या था? लंबाई बढ़ रही थी, लेकिन व्युत्क्रम भ्रंश में लंबाई कम हो जाती है।
हिमालय में वलन के साथ संपीड़न के कारण अनेक स्थानों पर व्युत्क्रम भ्रंश मिलते हैं। अब आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल चट्टान थी, इनमें दबाव पड़ा, यानी संपीड़न के कारण एक खंड एक तल के सहारे दूसरे पर चढ़ गया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दूसरे पर चढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, इससे क्या है कि जो लंबाई आपकी पहले यहाँ तक थी अब वो लंबाई यहाँ तक हो गई, यानी कि लंबाई घटकर कम हो गई। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं व्युत्क्रम या रिवर्स फॉल्ट। इसके बाद है सोपानी भ्रंश यानी स्टेप फॉल्ट। सोपान आप जानते हैं, सोपान का मतलब सीढ़ी ही होता है। ठीक है, तो सीढ़ी आपकी कुछ इस प्रकार की होती है, तो जाहिर सी बात है भ्रंश भी आपका इसी प्रकार का तो होगा, तभी इसे नाम दिया गया है सोपान भ्रंश। जब कई समानांतर भ्रंश रेखाओं के सहारे एक ही दिशा में अनेक सामान्य भ्रंश निर्मित हो जाते हैं, यानी कि जो आपका सोपान भ्रंश होता है वो एक तरीके का सामान्य भ्रंश ही होता है, लेकिन वो एक रेखा के सहारे कई समानांतर भ्रंशों में निर्मित होता है। तो इससे कई बार एक सीढ़ी नुमा आकृति का जन्म हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सोपान भ्रंश यानी कि स्टेप फॉल्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये पहला समांतर सतह है, इसके बाद कुछ भाग नीचे धंस गया तो दूसरा ये है, इसके बाद तीसरा धंसा हुआ भाग ये है, इसके बाद चौथा धंसा हुआ भाग ये है आपका। ठीक है, और ये आकृति आपको सीढ़ी नुमा दिखाई दे रही होगी, तो इसलिए इसे कहा गया है सीढ़ी नुमा या सोपान भ्रंश। इसके बाद अगला जो भ्रंश है उसका नाम है छेप भ्रंश यानी कि थ्रस्ट फॉल्ट। इसे भी देख लेते हैं ये क्या होता है। वलन की क्रिया में जब संपीड़न की तीव्रता इतनी अधिक होती है, ये भी संपीड़न से बनता है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें संपीड़न की तीव्रता इतनी अधिक होती है कि बनने वाले मोड़ बीच से टूट जाते हैं, तब इस प्रकार के भ्रंश निर्मित होते हैं। जब श्यान वलन, दोस्तों हमने पिछले वीडियो में वलन के बारे में चर्चा की है, तो आपको पता होना चाहिए कि श्यान वलन क्या होता है। श्यान वलन बीच से टूट जाता है तो उसका एक पार्श्व क्षैतिज, क्षैतिज मतलब ऐसे, क्षैतिज रूप से निचले पार्श्व पर चढ़ जाता है। इस भ्रंश को छेप भ्रंश कहते हैं। ठीक है, इस भ्रंशन की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें भ्रंशन तल भूसतह के लगभग समानांतर होता है। तो इस विशेषता को आपको याद रखना है कि इसमें जो भ्रंशन तल है वो भूसतह के लगभग समानांतर हो जाता है। इस चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका भ्रंशन तल है। ठीक है, ये आपकी सतह है, तो लगभग ये समानांतर होता हुआ ही आपको प्रतीत हो रहा है। ठीक है, इस चट्टान पे दोनों ओर से दबाव पड़ा, जिससे जो एक खंड है वो क्या हुआ, दूसरे खंड पर चढ़ गया। ठीक है, और जो भ्रंश तल है वो लगभग क्षैतिज तल के समानांतर हो गया, तब इसे हम क्या कहेंगे, छेप भ्रंश या थ्रस्ट फॉल्ट कहते हैं। इसके बाद है आपका अगला है तिर्यक या सर्पण भ्रंश यानी कि ओब्लिक्यू और स्लिप फॉल्ट। ये क्या होता है, कई बार भ्रंशन के दौरान धंसाव सभी भागों में एक सा नहीं होता है, वरन अवपाती भाग एक किनारा तो विभंग तल से जुड़ा रहता है, जबकि दूसरा सिरा नीचे फिसल जाता है। इस प्रकार के भ्रंश को तिर्यक या सर्पण भ्रंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे कि आपका ये भ्रंश तल है। ठीक है, तो इस भ्रंश तल के सहारे एक भाग तो जुड़ा रहता है लेकिन दूसरा भाग नीचे खिसक जाता है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ओब्लिक्यू स्लिप या तिर्यक भ्रंश के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला भ्रंश है जिसका नाम है विदारण या ट्रांस करेंट भ्रंश, टियर और ट्रांस करेंट फॉल्ट। जब भ्रंशन के कारण दोनों पार्श्व ऊपर नीचे ना खिसक कर क्षैतिज रूप से आगे पीछे की ओर खिसकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने देखा था कि जो किनारे थे आपके दोनों खंड थे वो पार्श्विक रूप में
ऊपर नीचे खिसक रहे थे, यानी लंबवत उनमें खिसकाव हो रहा था। लेकिन अब क्या होगा, क्षैतिज रूप से जब आगे पीछे खिसकते हैं तब हम उसे विदारण या ट्रांसकरेंट भ्रंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आपका जो ये वाला पार्ट है एक भ्रंश तल है, इसमें ऊपर नीचे गति नहीं हुई है, इसमें अगल बगल यानी आगे पीछे गति हुई है। ठीक है, तो इससे जिस भ्रंश का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं ट्रांस करेंट फॉल्ट। ठीक है, आपने दोस्तों सैंड्रियास भ्रंश का नाम सुना होगा, सैंड्रियास भ्रंश। ठीक है, जो कि यूएसए के कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया एक राज्य है यूएसए का, वहाँ पर है ये सैन एंड्रियाज भ्रंश, जो कि ट्रांसफॉर्म फॉल्ट ही है एक प्रकार का। ठीक है, ट्रांसफॉल्ट या ट्रांस करेंट फॉल्ट ही है, जिसमें चट्टानें एक दूसरे के अगल बगल खिसक रही हैं। ठीक है, जिससे बड़े पैमाने पर वहाँ पर भूकंप आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि भ्रंशन से उत्पन्न स्थलाकृतियाँ, यानी कि जब भ्रंश होता है तो किस किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, यानी कि टॉपोग्राफी ऑफ बाई फॉल्ट। भ्रंशन की क्रिया द्वारा स्थलखंड का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे चला जाता है, जैसा अभी हमने देखा। इस कारण कई प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है। भ्रंशन से प्रमुखतः ब्लॉक पर्वत, दरार घाटी यानी रिफ्ट वैली एवं विशेष दशा में भ्रंश कगार का निर्माण होता है। ठीक है, तो भ्रंश से निर्मित होने वाली ये कुछ स्थलाकृतियाँ हैं, ब्लॉक पर्वत, दरार घाटी और भ्रंश कगार। अब हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। ब्लॉक पर्वत का दूसरा नाम भ्रंशोत पर्वत भी है, यानी ब्लॉक माउंटेन। इसमें क्या होता है, ब्लॉक पर्वत को जर्मन भाषा में यानी जर्मनी की भाषा में हॉर्स्ट कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, हॉर्स्ट कहते हैं जब भ्रंश की क्रिया से या तो दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है या मध्य का भाग स्थिर रहे एवं भ्रंश तल के सहारे दोनों तरफ की चट्टानें नीचे की ओर खिसक जाएं। ठीक है, हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये कोई चट्टान है। ठीक है, और इसके 3 भाग हैं। अब इन 3 भागों में या तो ये आपके स्थिर रहें और ये वाला पार्ट ऊपर चला जाए, या ये वाला भाग स्थिर रहे और ये वाले दोनों भाग किनारे वाले नीचे धंस जाएं। यही बात यहाँ भी कही गई है। तो उससे किस प्रकार के पर्वत का निर्माण होता है, तो उससे ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। इस तरह के पर्वत के दोनों तरफ तेज ढाल एवं ऊपरी तल समतल प्राय होते हैं। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे यूरोप का वासजेस पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट तथा हॉर्स्ट ब्लॉक पर्वत के ही उदाहरण हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं दोस्तों ब्लॉक पर्वत को। ये आपका ब्लॉक माउंटेन है, जिसे जर्मन भाषा में हॉर्स्ट कहते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया कि या तो ये वाले भाग स्टेबल रहें और बीच का भाग ऊपर उठ जाए तो भी आपका ब्लॉक पर्वत बनता है, या दूसरी कंडीशन ये है कि ये वाला भाग आपका बीच वाला स्थिर रहे लेकिन किनारे वाले भाग नीचे धंस जाएं, तब भी आपका किस पर्वत का निर्माण होता है, तो ब्लॉक पर्वत का। इसके ढाल खड़े होते हैं और ऊपरी भाग समतल होता है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद है आपका भ्रंश या दरार घाटी। इसे इंग्लिश में रिफ्ट वैली कहते हैं। ठीक है, रिफ्ट वैली। किसी स्थान पर जब 2 सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस प्रकार पड़ते हैं कि उनके मध्य का भाग नीचे धंस जाता है। ठीक है, ब्लॉक पर्वत में देखो ऊपर उठ रहा था, लेकिन अब इसमें मध्य भाग क्या हो जाता है, नीचे धंस जाता है, तथा एक बेसिन या घाटी का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम भ्रंश घाटी या ग्राबेन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ब्लॉक पर्वत को जर्मन भाषा में हॉर्स्ट कहते हैं, वैसे रिफ्ट घाटी को भी जर्मन में ग्राबेन के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। इसे अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई चट्टान है आपकी, इसके 3 भाग हैं, तो या तो किनारे वाले भाग स्थिर रहें और बीच वाला भाग नीचे धंस जाए, या दूसरी कंडीशन है आपकी कि बीच वाला भाग स्थिर रहे और किनारे वाले भाग ऊपर उठ जाएं। तो उससे क्या निर्माण होगा? उससे ग्रैबेन यानी कि रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी का निर्माण होगा। भ्रंश घाटी का निर्माण उस वक्त भी होता है जबकि बीच का भाग स्थिर रहे और अगल बगल वाले भाग ऊपर उठ जाएं। ठीक है। प्रायः भ्रंश घाटी लंबी, सकरी लेकिन बहुत गहरी होती है। ये आपको याद रखना है कि भ्रंश कैसी होती है। एक तो लंबी होती है, सकरी भी होती है और गहरी भी होती है, जैसे राइन नदी की भ्रंश घाटी। ठीक है। बेसेल तथा बिंजेन नगरों के बीच 320 किलोमीटर लंबाई तथा 32 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। ठीक है। राइन घाटी आपकी ये जर्मनी में पड़ती है और यह घाटी कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर है, चौड़ाई 32 किलोमीटर है और किन दो शहरों के बीच है? तो बेसेल और बिंजेन शहरों के मध्य है। भारत में भी कुछ रिफ्ट घाटियों के उदाहरण मिलते हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती व दामोदर नदी की जो घाटियां हैं वो भ्रंश घाटियों का ही उदाहरण है। तो ये भी आपसे बहुत पूछा जाता है कि भारत में कौन सी ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटियों से बहती है? तो नर्मदा भी बहती है, ताप्ती भी बहती है और दामोदर भी बहती है। ठीक है। इस चित्र के माध्यम से भी आप रिफ्ट वैली या ग्राबेन को समझ सकते हैं कि या तो किनारे के भाग आपके स्थिर रहें और बीच वाला भाग नीचे धंस जाए, तब भी आपकी रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है, या बीच वाला भाग स्थिर रहे और किनारे वाले भाग ऊपर उठ जाएं, तब भी आपका क्या होता है? रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। इसके बाद है दोस्तों भ्रंश कगार यानी कि फॉल्ट स्कार्प। भ्रंश कगारों का निर्माण विशेष दशा में ऊंचे धरातल में एक और भ्रंश तथा धसाव के कारण होता है। भारत के जो पश्चिमी घाट हैं इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसकी जो आकृति होती है कुछ इस प्रकार की होती है, यानी कि ये कगार नुमा प्रतीत होता है। ना तो इसका ढाल खड़ा होता है और ना बहुत ज़्यादा जेंटल होता है, ये खड़े ढाल के समान ही होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? कगार कहते हैं। और जो भारत का पश्चिमी घाट है वो एक प्रकार का भ्रंश कगार ही है। इस चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे ये आपका हॉस्ट पर्वत है, ये आपकी ग्राबेन यानी कि घाटी है, और जो ये भाग आपका बचता है यही दोस्तों आपका होता है स्कार्प। ठीक है। दोस्तों यहाँ पे भारत के वेस्टर्न घाट को दिखाया गया है, यानी पश्चिमी घाट को दिखाया गया है यहाँ पर। इन्हें पश्चिमी घाट पर्वतों के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक विस्तृत है। ठीक है। और ये आपके कुछ इस प्रकार हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि भ्रंश या दरार घाटी यानी कि रिफ्ट वैली की उत्पत्ति से संबंधित कुछ परिकल्पनाएं भी हैं। ठीक है। भ्रंश घाटी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाओं को उत्पत्ति बल के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ति बल के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला है कि तनाव मूलक बल। ठीक है। यानी तनाव मूलक कहने का मतलब है कि ऐसे लोग जो मानते हैं कि भ्रंश का निर्माण केवल और केवल तनाव से होता है, यानी कि खिंचाव से होता है। ठीक है। तो पृथ्वी तल पर तनाव पड़ने से विशेष प्रभावित भाग में दरार पड़ने अथवा मध्यवर्ती भाग के नीचे धंसने से वहाँ दरार या भ्रंश घाटी बन जाती है। ये कौन सी परिकल्पना है? तनाव मूलक। कुछ परिकल्पनाएं ऐसी हैं जिन्हें जो मानते हैं कि नहीं, ये संपीड़न से बनती हैं, यानी कि दबाव से बनती हैं। जब चट्टान में दोनों ओर दबाव पड़ता है तब भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। भ्रंश घाटी की रचना संपीड़न से होती है। इस मत का प्रतिपादन करने वाले विद्वानों में वेलैंड, वैली विलेस और वारेन स्मिथ थे। ये भी नाम आप लोग याद कर रखिएगा, वारेन स्मिथ। ठीक है।
तो वैलेंड, वेलिवेलेस और वारेन स्मिथ इसके प्रमुख समर्थक थे। इसके बाद है बलार्ड की परिकल्पना, ये भी एक विद्वान थे। बलार्ड के मुताबिक भ्रंश घाटी का निर्माण कई अवस्थाओं में होता है। इसमें आमने सामने से क्षैतिज संचलन से बीच का भाग नीचे धंस जाता है, अर्थात दो उत्क्षेपित खंडों के बीच, उत्क्षेपित का मतलब हमने आपको बताया है उठा हुआ भाग, एक अधक्षेपित खंड का निर्माण हो जाता है। यानी कि ये आपका एक उत्क्षेपित खंड हो गया और ये आपका एक उत्क्षेपित खंड हो गया। इसके मध्य में आपका एक अधक्षेपित खंड का निर्माण हो जाता है, जिससे भ्रंश घाटी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये बताया था बलार्ड महोदय ने। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की कि भ्रंश क्या होता है, भ्रंश की संरचना हमने देखी, जिसमें भ्रंश तल, भ्रंश नति, उत्क्षेपित खंड, अधक्षेपित खंड, शीर्ष भित्ति, पाद भित्ति और भ्रंश कगारों को देखा। साथ ही साथ भ्रंश के प्रकारों की बात की, जिसमें हमने सामान्य भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश, सोपान भ्रंश, क्षेप भ्रंश, तिर्यक या सर्पण भ्रंश, विदारण या ट्रांस भ्रंश, करेंट भ्रंश, ठीक है, इनको देखा हमने। साथ ही साथ आपसे बात की कि भ्रंश के कारण कुछ उत्पन्न होने वाली स्थलाकृतियाँ हैं, जिनमें आपका ब्लॉक पर्वत, दरार घाटी या ग्रैबेन कहते हैं इसे इंग्लिश में रिफ्ट घाटी कहते हैं, और विशेष दशा में भ्रंश कगार का निर्माण होता है, इस पर बात की। और हमने ये भी बात की कि भ्रंश या दरार घाटी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ परिकल्पनाएं हैं, जैसे तनावमूलक, संपीड़नात्मक और बलार्ड की परिकल्पना। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में यहीं तक। जो PDF होगा आपको दोस्तों, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।